नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइग्रेन। माइग्रेन जो है ये एपिसोडिक हेडेक ही होता है, ठीक है, एपिसोड्स में होता है, जो टिपिकली यूनिलेटरल, याद रखिएगा, एक साइड का होता है ज़्यादातर, और ऑफन इसमें साथ में पेशेंट को एसोसिएटेड वॉमिटिंग होती है और विजुअल डिस्टर्बेंस होंगी, ठीक है। एपिसोडिक हेडेक है, टिपिकली यूनिलेटरल है, एसोसिएटेड विद वॉमिटिंग एंड विजुअल डिस्टर्बेंस। तो बहुत से पेशेंट्स में हावेवर ये हेडेक बाय टेम्पोरल भी होता है और जनरलाइज्ड भी हो सकता है, और इसमें साथ में कोई फोकल, विजुअल या न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस नहीं भी हो सकती है एसोसिएटेड, ठीक है। तो एक्सेप्शंस भी हैं। सिंगल मोस्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर होता है ना इसका, माइग्रेन का, वो इसकी एपिसोडिक नेचर है कि ये बार बार आएगा, इसके एपिसोड्स होते हैं इस हेडेक के। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है माइग्रेन का, एपिसोडिक नेचर। पैथोजेनेसिस क्या है? वैसे तो हमने ऊपर जो पिछले प्रीवियस वीडियो देखा आपने, तो उसमें हमने रिकरेंट हेडेक के काजेस में रखा था माइग्रेन, बार बार जो हो रहे हैं एपिसोड्स ही कह लें, तो उसमें माइग्रेन भी था। बाकी आपने याद रखें टेंशन, साइनोसाइटिस का हेडेक भी बार बार होगा, ग्लोकोमा का, और मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन, ठीक है। लेकिन माइग्रेन का यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि एपिसोडिक नेचर है। अब पैथोजेनेसिस देखें तो माइग्रेन में इनिशियली वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है और उसके बाद वेजो डायलेशन होगी, ठीक है। पहले इनिशियल वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, फिर वेजो डायलेशन। सबसे पहले प्रोड्रोमल सिम्टम है। प्रोड्रोमल सिम्टम में क्या होगा कि सेरेब्रल जो ब्लड फ्लो है दिमाग की तरफ वो कम हो जाएगा, यानी सेरेब्रल इस्कीमिया होगी। क्यों? क्योंकि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुई है एट द ऑनसेट ऑफ अटैक। मैंने आपको क्या बताया, पहले वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी फिर डायलेशन। तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन से सेरेब्रल इस्कीमिया होगी, तो उसके नतीजे में फोकल डिस्टर्बेंस होंगी कॉर्टिकल फंक्शन में, ठीक है। कॉर्टिकल का फंक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, पार्टिकुलरली जो ऑक्सीपिटल और पैराइटल लोब्स हैं, ये आपने याद रखने हैं, तो वो अफेक्ट होंगे, वहाँ पे फोकल डिस्टर्बेंस होगी, ऑक्सीपिटल एंड पैराइटल। तो उससे पेशेंट को विजुअल डिस्टर्बेंस भी होगी, नोशिया, टिंगलिंग ऑफ द लिम्स, ट्रांजिएंट एफेजिया और वैग वीकनेस होगी ऑन द वन साइड, ठीक है। ये प्रोड्रोमल सिम्टम हो गए कि कॉन्स्ट्रक्शन हुई, इस्कीमिया हो गया सेरिब्रल, तो पैराइटल का, ऑक्सीपिटल का, इनका थोड़ा कॉर्टिकल फंक्शन एल्टर हुआ, प्रोड्रोमल हो गए। अब आता है हेडेक फेज़। हेडेक फेज़ के दौरान ना वेजो डायलेशन होगी। प्रोड्रोमल में आपने याद रखना है वेजो कॉन्स्ट्रक्शन, हेडेक फेज़ में वेजो डायलेशन होती है, हमारी जो एक्स्ट्रा क्रेनियल और मेनिंजल आर्टरीज़ हैं उनकी। तो उससे होगा क्या, जो नर्व एंडिंग्स पे पेन रिसेप्टर्स होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाएंगे नियर द अफेक्टेड एक्स्ट्रा क्रेनियल एंड मेनिंजल आर्टरीज़, ठीक है। वो पेन रिसेप्टर क्योंकि मैकेनिकल उनकी स्टिमुलेशन हो रही है। फ्लक्चुएशन ऑफ सेरोटोनिन 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन लेवल इन द ब्लड are thought to play a role because its rise in the prodromal phase and fall during the headache। यानी मैंने आपको बताया ना कि मैकेनिकल या केमिकल स्टिमुलेशन होती है रिसेप्टर्स की, तो सेरोटोनिन जो है उसके लेवल ब्लड में जो है रोल प्ले करते हैं, उनके उसके लेवल फ्लक्चुएट करेंगे, क्योंकि जो पहले प्रोड्रोमल फेज़ पड़ा था वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन वाला, उसमें सेरोटोनिन के लेवल बढ़ जाते हैं, और फिर हेडेक वाले फेज़ में सेरोटोनिन के लेवल्स फॉल कर जाते हैं, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएट करता है, तो ये भी इसमें रोल प्ले करता है, ठीक है, सेरोटोनिन। ये हो गया हेडेक फेज़। हेडेक फेज़ में वेजोडाइलेशन हो रही है, एक्स्ट्रा क्रेनियल मेनिंजियल आर्टरीज़ की, तो स्टिमुलेट हो रहे हैं रिसेप्टर। दूसरा हमने सेरोटोनिन का भी इसमें रोल देखा। ये दोनों हो गए इसकी पैथोजेनेसिस में, प्रोड्रोमल सिम्टम एंड हेडेक। नेक्स्ट कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं माइग्रेन के। एक तो बहुत ज़्यादा अगर चॉकलेट का इंटेक किया जाए, हाई इंटेक, तो उससे माइग्रेन प्रेसिपिटेट होगा, क्योंकि उसमें फिनाइल इथाइल एमाइन है, ठीक है। इसी तरह चीज़ का इंटेक ज़्यादा करने से चीज़ में टायरामीन ज़्यादा है। अच्छा, टायरामीन क्या करता है कि ये कुछ जिन फूड्स में होगा तो ये न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज़ को स्टिमुलेट करेगा, जिससे नॉरएपिनेफ्रिन, तो उससे ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, और फिर रीबाउंड डायलेशन होगी और हेडेक और माइग्रेन होगा, ठीक है। तो ये टायरामीन और इनका मैकेनिज़्म यही है। इसके अलावा जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं माइग्रेन को प्रेसिपिटेट करते हैं, उसमें है अल्कोहल। और याद रखिएगा कि माइग्रेन जो है वो प्यूबर्टी के अराउंड ज़्यादा कॉमन है, एट द मेनोपॉज एंड प्री मेंस्ट्रुअली, समटाइम इंक्रीज इन सिवियरिटी विद कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और विद द डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है। OCPs जो होती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, वो भी इसको एग्जासरबेट करती हैं माइग्रेन को, इसका एक इम्पॉर्टेंट ये ट्रिगर होती है, ठीक है। इसी तरह हाइपरटेंशन जब डेवलप होती है तो उसमें भी ये ज़्यादा कॉमन है माइग्रेन। अब डिफरेंट टाइप्स होती हैं, आपने याद रखना है माइग्रेन की टाइप्स 4 जो इंपॉर्टेंट है। एक होता है क्लासिकल माइग्रेन, नंबर 2 कॉमन माइग्रेन, नंबर 3 हेमीप्लेजिक माइग्रेन, एंड नंबर 4 बेसिलर माइग्रेन।
ठीक है, ये 4 टाइप्स हैं, क्लासिकल, कॉमन, हेमीप्लेजिक, बेसिलर। तो ये टेबल बना हुआ है जिसमें क्लासिफिकेशन है माइग्रेन की। जो क्लासिकल माइग्रेन है इसमें क्या होगा कि पेशेंट को विजुअल या सेंसरी सिम्टम्स प्रिसीड करेंगे या अकम्पनी करेंगे हेडेक को। यानी जब हेडेक होगा ना उससे पहले, जिस तरह नॉर्मली कॉमनली हमने भी देखा है, तो विजुअल या सेंसरी सिम्टम्स होते हैं पहले पेशेंट को हेडेक होने से पहले, तो वो होता है क्लासिकल माइग्रेन। जो कॉमन माइग्रेन है उसमें ये विजुअल या सेंसरी फीचर्स नहीं होंगे, बार बार रिकरेंट अटैक होंगे हेडेक के, नोशा, वॉमिटिंग और फोटोफोबिया होगा। थर्ड टाइप हेमीप्लेजिक माइग्रेन, नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, हेमीपैरेसिस। पहले क्या होगा कि प्रोलॉन्ग्ड हेडेक रहेगा घंटों से दिनों तक, उसके बाद पेशेंट को हेमीपैरेसिस हो जाएगी और इसकी रिकवरी फिर स्लोली दिनों में होगी। फोर्थ जो टाइप है वो है बेसिलर माइग्रेन। बेसिलर में जो है प्रोड्रोमल सिम्टम कैसे हैं, सरकम ओरल टिंगलिंग, नमनेस ऑफ द टंग, सरकम ओरल यानी माउथ के अराउंड टिंगलिंग सेंसेशन होंगी, और इसके अलावा बेसिलर माइग्रेन में टंग में नमनेस हो जाएगी, वर्टाइगो, डिप्लोपिया, ट्रांजिएंट विजुअल डिस्टर्बेंस और कंप्लीट ब्लाइंडनेस, सिनकपी, डिसआर्थरिया एंड अटेक्सिया फॉलोड बाय हेडेक। ठीक है, और यूजुअली हेडेक जो है वो ऑक्सीपिटल होगा। तो ये सिम्टम भी सारे बेसिलर वाले, इस वजह से इसको हमने बेसिलर माइग्रेन का है। तो ये क्लासिफिकेशन आपको आनी चाहिए माइग्रेन की। आगे जो इसने एलेबोरेट किया है वो क्लासिकल माइग्रेन को ही किया है कि क्लिनिकल फीचर्स जो हैं उसके, जिसमें विजुअल या सेंसरी सिम्टम प्रिसीड करते हैं हेडेक को। तो कह रहा है क्लिनिकल फीचर्स में क्लासिकल माइग्रेन याद रखिएगा कि यूजुअली स्टार्ट आफ्टर प्यूबर्टी और ये कंटिन्यूस रहता है अंटिल लेट मिडल लाइफ तक, मोस्टली वुमेन में होता है और उनकी लेट मिडल लाइफ तक रहेगा। अटैक इंटरवल्स में होंगे जो कि कुछ दिनों से लेके कुछ महीनों तक वेरी करेंगे, और लास्ट कब तक करेंगे, घंटों से दिनों तक। यानी अटैक जो है ना इंटरवल करता है, इंटरवल्स में होता है कुछ दिनों से लेके सेवरल मंथ तक, और जब उसमें हो भी रहा है तो वो अटैक घंटों से दिनों तक हो रहा है। अटैक को खुद उसको इटसेल्फ हमने डिवाइड किया है दो फेजेस में। एक होते हैं उस अटैक माइग्रेन अटैक के प्रोड्रोमल सिम्टम, दूसरा होता है उसमें हेडेक और एसोसिएटेड सिम्टम। जो प्रोड्रोमल सिम्टम्स होंगे ना, यानी पहले होने वाले सिम्टम, वो मैंने आपको बताया कि क्लासिकल में कौन से होते हैं, विजुअल और सेंसरी सिम्टम। तो याद रखिए विजुअल किस तरह के होंगे, इन द फॉर्म ऑफ पेशेंट को जिगजैग लाइंस नज़र आएंगी, फ्लैशिंग, कलर्ड लाइट्स, और उसकी विजुअल फील्ड में डिफेक्ट्स होंगे। ठीक है, इवन उसको स्कोटोमास भी नज़र आएंगे। इसको हम जो क्लासिकल माइग्रेन है ना, इसको हम माइग्रेन विथ ओरा भी कहते हैं। ठीक है, पहले इसको क्लासिकल माइग्रेन कहा जाता है, अब इसको माइग्रेन विथ ओरा कहते हैं। तो वैसे 20% लोगों को होता है, जिसमें यानी कोई भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होता है। जो मैंने आपको बताया कि विजुअल ओरा में उनको फोर्टिफिकेशन स्पेक्ट्रा होगा, यानी शिमरिंग सिल्वरी जिगजैग लाइंस, जो कि मतलब उनकी विजुअल फील्ड में मूव कर रही होंगी तकरीबन 40 मिनट तक, और पेशेंट को जो है ना टेम्परेरी ब्लाइंड स्पॉट छोड़ जाएगी, जिसको हम कहते हैं स्कोटोमा। सही। और सेंसरी सिम्टम्स में कह रहा है कि कुछ पेशेंट को जो है ट्रांजिएंट एफेजिया होगा टुगेदर विद टिंगलिंग, नमनेस या वैग, वीकनेस ऑन वन साइड। प्रोड्रोमल फेज लास्ट करेगा 15 मिनट से लेके 1 घंटे तक या उससे भी ज़्यादा, और उसके बाद हेडेक होगा। ठीक है, 15 मिनट से 1 घंटे तक ये सिम्टम्स होंगे उसको प्रोड्रोमल वाले। तो विजुअल भी हमने देखे, सेंसरी वाले भी तकरीबन 20-30 मिनट में स्प्रेड कर जाते हैं बॉडी के एक हिस्से से दूसरे की तरफ, और ये फ्रीक्वेंट होते हैं, ज़्यादा होते हैं ये सेंसरी सिम्टम बनिस्बत मोटर सिम्टम के। लैंग्वेज फंक्शन पेशेंट का अफेक्ट होगा, और ये मतलब इस तरह के होंगे बिल्कुल ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक या स्ट्रोक की तरह के सिमिलैरिटी होगी इसमें। ठीक है, लैंग्वेज फंक्शन भी अफेक्ट हो रहा है, सेंसरी भी अफेक्ट हो रहा है। रेयरली जो है ना लोगों को आइसोलेटेड ओरा भी हो सकता है विदाउट द सब्सिक्वेंट हेडेक। ओरा हुआ उसके बाद हेडेक ही नहीं हुआ, तो ऐसा भी रेयरली होता है। तो ये हो गया एक फेज़ प्रोड्रोमल सिम्टम। दूसरा जो हिस्सा होता है क्लासिकल माइग्रेन का वो होता है हेडेक एंड एसोसिएटेड सिम्टम। इसमें कह रहा है कि हेडेक यूजुअली पेशेंट के फ्रंटल रीजन जो होता है, इस हिस्से में, फ्रंटल हिस्से में जो है हेडेक होगा, लोकलाइज्ड होगा, और फिर वो स्प्रेड करेगा, अफेक्ट करेगा पूरी एक साइड ऑफ द हेड को, लेकिन ये जनरलाइज्ड भी हो सकता है। ठीक है, पहले फ्रंटल में हुआ, फिर आधी साइड को अफेक्ट किया, लेकिन पूरी साइड को जनरलाइज्ड भी हो सकता है, यानी बिगिन ऑफन लोकली एंड देन बिकम जनरलाइज्ड। तो पेन पेशेंट का सिवियर होता है, थ्रोबिंग किस्म का होगा, याद रखिएगा थ्रोबिंग कैरेक्टर है इसका। पेन के साथ उसको वॉमिटिंग भी होगी माइग्रेन में, फोटोफोबिया, पेलार और प्रोस्ट्रेशन।
ठीक है, जिस तरह सजदे वाली पोजीशन होती है, प्रोस्ट्रेशन। पेशेंट इरिटेबल होगा और वो प्रेफर करेगा कि वो डार्क रूम में बैठे, ठीक है, क्वाइट डार्क रूम में जगह ढूंढेगा। कुछ घंटों के बाद अटैक ख़त्म हो जाएगा और कभी कभार डायूरेसिस होती है टुवर्ड द एंड ऑफ अटैक, ठीक है, और स्लीप ऑफन फॉलोज, उसके बाद पेशेंट को नींद आती है। अगर हम इसको इस तरह भी क्लासीफाई कर सकते हैं, जो इसके क्लिनिकल फीचर्स ये हैं, तो हम इसको जिस तरह हमने कहा ना कि प्रोड्रोमल सिम्टम एंड देन हेडेक एंड एसोसिएटेड सिम्टम। तो प्रोड्रोमल को हम माइग्रेन विथ ओरा कह रहे हैं और दूसरा जो फेज़ है हेडेक वाला उसको हम माइग्रेन विदाउट ओरा कह रहे हैं, ठीक है, जिसको हम माइग्रेन ही कहते हैं, कॉमन माइग्रेन। यानी ये सारी जो हमने पढ़ी ना, प्रोड्रोमल सिम्टम पढ़े, उसके बाद हमने पढ़ा हेडेक एंड एसोसिएटेड सिम्टम, तो ये क्लासिकल माइग्रेन होता है। लेकिन जो कॉमन माइग्रेन क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको पढ़ाई थी, कॉमन माइग्रेन, उसमें ये प्रोड्रोमल नहीं होते, डायरेक्ट सिर्फ हेडेक होता है, हेडेक एंड एसोसिएटेड सिम्टम। तो यानी उसमें मैंने आपको बताया कि ओवरऑल 20% लोगों को होता है। 80% जो माइग्रेन के सफ़रर्स होते हैं ना, उनमें सिवियर थ्रोबिंग हेडेक ही सिर्फ होता है, साथ में फोटोफोबिया, लाइट की सेंसिटिविटी, फोनोफोबिया, आवाज़ से सेंसिटिविटी, उनको बुरी लग रही होगी आवाज़, लाइट, और वॉमिटिंग होगी। 4 से 72 घंटों तक उनको ये होता है हेडेक, और पेन मूवमेंट जो है ना, वो पेन को और एग्जैसरबेट करेगी, तो पेशेंट बस क्वाइट डार्क कमरे में बैठा रहेगा। अब आती है इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अच्छा, एक और बात याद रखिए कि स्मॉल नंबर ऑफ़ केसेस में ये जो ओरा होता है ये परसिस्ट भी करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को मोर परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो जाती है, जिसको हम कहते हैं परसिस्टेंट माइग्रेनस ओरा। यानी ओरा परसिस्ट कर रहा है तो परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो रही है, उसको हम कह रहे हैं परसिस्टेंट माइग्रेनस ओरा, जो कि ब्रेन इन्फाक्शन को इन्वॉल्व भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता। ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट आपको पढ़ाई है डेविडसन से। तो अब है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। इस तरह का पेशेंट को हेडेक हुआ है तो डिफरेंशियल देखें, सडन ऑनसेट ऑफ हेडेक जो है वो मेनिंजाइटिस की जैसा भी हो सकता है या सबएरेक्नोइड हेमरेज जैसा। हेमीप्लेजिक जो माइग्रेन है उसको हमने ट्रांसिएंट इस्कीमिक अटैक से लाजमी जो है वो डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, हेमीप्लेजिक, क्योंकि उसमें वीकनेस हो रही है, पैरालिसिस हो रही है, हेमी पैरालिसिस, तो उससे डिफरेंशिएट करेंगे। अब आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हमारी होती है स्ट्रैटेजीज़ फॉर रिलीफ एंड प्रिवेंशन। तो सबसे पहले जो है, वैसे जो इफेक्टिव माइग्रेन के मैनेजमेंट है ना, उसमें दोनों आ जाते हैं, अक्यूट ट्रीटमेंट भी हमने करना होता है और प्रोफाइलेक्टिक। तो सबसे पहले जनरल मेजर्स देखें। पहले तो हमने पेशेंट को रीअश्योर करना है, उसकी एंजाइटी को दूर करना है, जो भी उसका जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है ना उसको लाजमी हमने अवॉइड करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि OCPs जो हैं वो और ट्रिगर करती हैं, या फूड जो हमने देखे चीज़, चॉकलेट, इनको जो है अल्कोहल अवॉइड करना है। स्टॉप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इफ़ अटैक आर फ्रीक्वेंट। उसके बाद कह रहा है कि जो मेडिकेशन जो हम यूज़ करते हैं टू कम्बैट द माइग्रेन फॉल इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। एक तो वो मेडिकेशन होती हैं जो पेन को रिलीव करेंगी, ठीक है, पेन रिलीविंग मेडिकेशन। दूसरी होती है प्रिवेंटिव मेडिकेशन। पेन रिलीव करने वाले को हम अक्यूट या अबॉर्टिव ट्रीटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की ये जो ड्रग्स हैं ये माइग्रेन का जब अटैक हो रहा है पेशेंट को उस वक्त वो लेगा, ताकि उसके सिम्टम्स वहीं पे स्टॉप हो जाएं। तो पेन रिलीविंग है या अबॉर्टिव या अक्यूट मेडिकेशन। दूसरी प्रिवेंटिव मेडिकेशन जो है ना, ये वो ड्रग्स होती हैं जो रोज़ाना पेशेंट को लेनी होती हैं, डेली बेसिस पर ऑफनली, ताकि उनकी सिवियरिटी या जो फ्रीक्वेंसी ऑफ माइग्रेन है वो कम हो, मतलब जिनको हम प्रोफाइलेक्टिक भी कह सकते हैं। और प्रोफाइलेक्टिक याद रखिएगा तब दी जाती हैं जब पेशेंट को फ्रीक्वेंट अटैक हो रहे हो माइग्रेन के, यानी 1 महीने में उसको 2 बार माइग्रेन अगर हो रहा है तो फिर हम उनको प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट भी देते हैं। वैसे प्रोफाइलेक्सिस की ज़रूरत नहीं होती 1 महीने में अगर 2 बार है। तो अब सबसे पहले देखें अक्यूट ट्रीटमेंट, यानी अक्यूट अटैक हुआ है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। उसमें सबसे पहले तो हमने ट्रिगर को तो अवॉइड किया, पहले OCP वगैरह है या कोई और ट्रिगर है उसको। फिर दूसरा, आप पहले तो पेन को रिलीव करना है। पेन रिलीव में हम एस्प्रिन देते हैं, डिस्प्रिन के नाम से 300 mg 2 या 3 टैबलेट, या फिर हम पैरासीटामोल जो है कालपोल 500 mg टैबलेट 2 टैबलेट देंगे, ठीक है, या तो एस्प्रिन या पैरासीटामोल। अब याद रखिए जो कैफीन कंटेनिंग एनाल्जेसिक हैं जैसे पेनाडोल एक्स्ट्रा, तो वो इसमें ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, ठीक है। तो मेनली हमने एस्पिरिन, पैरासीटामोल या एनसेड्स देनी है। फिर है एंटी इमेटिक्स को ही देनी है, क्योंकि देखिए वॉमिटिंग हो रही थी तो हम एंटी इमेटिक जैसे मेटोक्लोप्रोमाइड या डोमपेरिडोन से उसका नोशा जो है वो कर सकते हैं ट्रीट। तो हम मैक्सोलोन एक एंटी इमेटिक है, उसको पेन रिलीवर के साथ देंगे, एस्पिरिन या पैरासीटामोल के साथ मैक्सोलोन। तीसरा ट्रिप्टेंस। अब देखें जब भी पेशेंट को अगर सीवियर अटैक हुआ है तो उसमें ये ट्रिप्टेंस जो है, सूमा ट्रिप्टन,
जो पोटेंट 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन सेरोटोनिन का एगोनिस्ट होता है, ये हेडेक को अबॉर्ट कर सकता है, ख़त्म कर देगा। तो ओरल भी होता है, सबकुटेनियस भी आती हैं, ये नेज़ल फॉर्मुलेशन भी ट्रिप्टन्स की आती हैं, ठीक है। तो यानी यही यहाँ पर भी यही कह रहा है कि माइग्रेन को जो है ट्रीट करता है, ब्लड वेसल्स को ना ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और पेन पाथवे जो है हमारे ब्रेन की तरफ जा रहे हैं उनको ब्लॉक करेगा, क्योंकि यहाँ वेज़ोडाइलेशन हो रही थी तो कॉन्स्ट्रिक्ट ये ट्रिप्टन करेंगे और पेन के पाथवे को भी ब्लॉक कर देंगे। तो ये माइग्रेन में हम देते हैं। ट्रिप्टन्स जो है वो इफ़ेक्टिवली रिलीव करती हैं पेन को और बाकी सिम्टम्स को जो माइग्रेन के साथ हो रहे हैं। तो ये पिल्स की फॉर्म में भी है, नेज़ल स्प्रे, इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है। तो एग्जांपल्स जो है ट्रिप्टन की, सुमाट्रिप्टन, रीज़ाट्रिप्टन, एल्मोट्रिप्टन, नाराट्रिप्टन, ज़ोल्मिट्रिप्टन, फ्रोवाट्रिप्टन, इलेट्रिप्टन, ठीक है। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। तो टेबल बना हुआ है जिसमें सुमाट्रिप्टन जो इमिग्रान के नाम से आती है, तो ये सुमाट्रिप्टन इन एक्यूट माइग्रेन टैबलेट है 25 मिलीग्राम, 50 वाली भी आती है, 100 वाली पर ओरल फ्लूइड के साथ लेनी होती है। 100 mg से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए डोज। एडिशनल डोजेस जो है क्वार्टरली 2 आवर PRN। रेकमेंडेड जो मैक्सिमम डोज है वो 200 मिलीग्राम पर डे। सी आल्सो कॉम्बो विथ नेप्रोक्सिन। दूसरा इंजेक्शन 6 मिलीग्राम की सबकुटेनियस ऑटो इंजेक्टर्स के साथ, और ये मोर देन 1 आवर के बाद हम रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक है। 6 mg वाला इंजेक्शन, और ये 12 mg से ज़्यादा नहीं एक्सीड करना चाहिए सबकुटेनियसली, क्वार्टरली 24 आवर। डोज मे बी रिड्यूस टू 1 to 5 मिलीग्राम अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, लाइक एडवर्स रिएक्शन अगर हो रहा है तो डोज कम भी कर सकते हैं। तो इन ट्रिप्टन्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। एक तो इससे याद रखिएगा, इंजेक्शन साइट पे साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, नोशिया भी होता है, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, मसल वीकनेस। तो जो लोग स्ट्रोक के रिस्क पर हैं या हार्ट अटैक, तो उनको हम रेकमेंड नहीं करते ये ट्रिप्टन्स, ठीक है। सिंगल टैबलेट कॉम्बिनेशन जो है सुमाट्रिप्टन का और नेप्रोक्सन सोडियम का, ये भी प्रूव हुआ है टू बी मोर इफेक्टिव इन रिलीविंग माइग्रेन सिम्टम देन आइदर मेडिकेशन ऑन इट्स ओन। तो कॉम्बो ज़्यादा इफेक्टिव आता है, जो ट्रैक्सीमेट के नाम से आता है, ट्रैक्सीमेट, ठीक है। नंबर 4, तो हमने सबसे पहले यानी माइग्रेन की ट्रीटमेंट में हम पढ़ रहे हैं अक्यूट अटैक हुआ है तो उसके दौरान पेशेंट को पेन रिलीवर दी थी हमने, पैरासीटामोल, एस्पिरिन वगैरह, उसके साथ कोई वॉमिटिंग की ड्रग, मेटोक्लोप्रोमाइड। फिर हम ट्रिप्टन्स की बात करें, अगर सीवियर अटैक हुआ तो ट्रिप्टन। चौथी ड्रग आती है एर्गोटामिन। अब एर्गोटामिन जो है ये भी हम कॉशन के साथ लेकिन यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें डिपेंडेंस का रिस्क होता है। तो एर्गोटामिन टार्ट्रेट मिग्रिल के नाम से 0.5 से 1 मिलीग्राम। क्लासिकल जो माइग्रेन है वो उसका हेडेक रिलीव हो जाएगा इफ़ टेकन एज सून एज अ विजुअल या सेकेंडरी सिम्टम्स आर फेल्ट। अभी पेशेंट को विजुअल या सेकेंडरी सिम्टम हो रहे हैं तब वो खा लेगा अगर एर्गोटामिन, तो रिलीव हो जाएगा हेडेक, ठीक है। क्लासिकल वाला, ओरा वाला। 4 टैबलेट्स जो हैं वो हाफ घंटे के इंटरवल पे ली जा सकती हैं। और एर्गोट प्रिपरेशन जो है प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी चाहिए, और या फिर जिनको वास्कुलर डिजीज़ की हिस्ट्री है। इसका साइड इफ़ेक्ट है कि ये नोशिया वॉमिटिंग कराती है, वाजोस्पाज़म की वजह से फिर इसमें पैराडॉक्सिकल हेडेक हो सकता है। इसकी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, प्रेगनेंसी इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में नहीं देंगे, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़, ठीक है, प्रेगनेंसी में भी। तो एर्गोटामिन वैसे ट्रिप्टन से लेस इफ़ेक्टिव है, इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती। नेक्स्ट आती हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो जैसे प्रेडनिसोलोन या डेक्सामेथासोन, ये भी हम बाकी मेडिकेशंस के साथ दे सकते हैं पेन रिलीफ को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो गई अक्यूट अटैक की ट्रीटमेंट। दूसरा मैंने आपको बताया था, एक होता है अक्यूट अटैक, अभी माइग्रेन हुआ उसको ट्रीट करें। दूसरा प्रोफाइलेक्सिस। प्रोफाइलेक्सिस आपने याद रखना है कि प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट तब ज़रूरी होगा अगर माइग्रेनस हेडेक मोर देन 2 to 3 टाइम पर मंथ हो रहे हैं, महीने में 2-3 बार से ज़्यादा अटैक हो रहे हैं माइग्रेन के, बार 2-3 से ज़्यादा। तो वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हम प्रोफाइलेक्टिकली देते हैं। एंटी माइग्रेनस इफेक्ट यूजुअली 2 हफ्तों के बाद नज़र आता है और ये 6 महीनों तक कंटिन्यू रहेगा ट्रीटमेंट। फिर उसको भी टैपर करना होता है टू असेस द कंटिन्यूड नीड फॉर इट, टैपर करके छोड़ना होता है, जिसमें बीटा ब्लॉकर साथ लिए हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंटी कन्वल्जेंट, फिजोटिफिन और मिथाइल सरजाइड। ये डिफरेंट हम एज अ प्रोफाइलेक्सिस देते हैं। देखिए बीटा ब्लॉकर जो प्रोपेनोलोल है, इंड्रल के नाम से 2 to 160 मिलीग्राम, ये ट्वाइस डेली देनी होती है। एटिनोलोल ये भी यूज़ कर सकते हैं 50 से 200 मिलीग्राम वंस डेली। दूसरी इसके अलावा भी है जो इसमें लिखी नहीं हुई, बीटा
ब्लॉकर जो हैं कैंडिसार्टन और लाइजिनोप्रिल, वो भी हम बीटा ब्लॉकर के अलावा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैंडिसार्टन या लाइजिनोप्रिल। एंटी डिप्रेशन में एमिट्रिप्टाइलिन और डोसुलेपिन। तो एमिट्रिप्टाइलिन 10 to 150 mg एट नाइट, या फ्लुक्सिटीन भी यूज़ की जा सकती है 20 to 60 mg वंस डेली। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में विरापामिल, अदर कैल्शियम चैनल्स में आल्सो बी यूज्ड। फ्लूनारिजीन, ये भी सिलेक्टिव कैल्शियम एंटागोनिस्ट होता है जो माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस में इफेक्टिव है। सिलबेलियम के नाम से कैप्सूल आता है 5 mg का फ्लूनारिजीन। ठीक है, या फिर विरापामिल कैलान के नाम से जो आता है। एंटी कन्वर्जेंट्स भी यूज़ की जाती हैं, जैसे वेल्प्रोइक एसिड एपीवाल 500,000 mg ट्वाइस डेली। फेनिटोइन, डिलांटिन may also be used in the dosage of 200 to 400 mg once daily। ठीक है, तो एंटी कन्वर्जन जो एंटी एपिलेप्टिक है, लेकिन याद रखिए ये टेराटोजेनिक होती है, तो वुमेन एंड चाइल्ड बियरिंग एज वालों को हमने पोटेंशियली केयरफुली ये देनी होती हैं। इसमें वैसे टोपिरामेड भी है जो नहीं लिखी हुई। ठीक है, टोपिरामेड। इसके अलावा पिज़ोटिफिन जो है सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट है, 0.5 मिलीग्राम एट नाइट दिया जा सकता है मॉसिगोर के नाम से। और मिथाइल सल्जाइड जो कि सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट है, 2 to 6 mg डेली इन द रेजिलिएंट केसेस। एक और है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, वो भी यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो वो भी रिफ्रैक्टरी जो माइग्रेन होता है उसमें हम देते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है ना, कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड रिसेप्टर जो अवेलेबल हैं उनको टारगेट करती हैं, कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड को, तो वो भी रिफ्रैक्टिव माइग्रेन में हम देते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। एंड लास्टली हार्मोन मैनेजमेंट, जिन वुमेन को ओरा होता है तो वो ईस्ट्रोजन ट्रीटमेंट को अवॉइड करें, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वाला या हार्मोनल रिप्लेसमेंट वाला, डिस्पाइट द मिनिमल इंक्रीज रिस्क ऑफ इस्कीमिक स्ट्रोक। दैट्स इट, यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ माइग्रेन। अच्छा, एक और हेडेक होता है जो डेविडसन से मैंने पढ़ा था, वो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ क्योंकि आगे हम नेक्स्ट वीडियो से क्लस्टर हेडेक स्टार्ट करेंगे। वो होता है मेडिकेशन ओवर यूज़ हेडेक, जो कि आजकल एक ग्रोइंग कंसर्न है। मेडिकेशन ओवर यूज़ हेडेक यानी ऐसा हेडेक होता है जो बहुत ज़्यादा एनाल्जेसिक्स पेन किलर्स खाने की वजह से जो है ना, ये सिंड्रोम जो है परपेचुएट होता है, और ये आजकल बढ़ता जा रहा है, पार्टिकुलरली जो माइग्रेन वाले पेशेंट्स हैं या क्रोनिक टेंशन टाइप हेडेक वाले हैं, क्योंकि वो बार बार पेन किलर्स खा रहे होते हैं एनाल्जेसिक, तो उनको ये मेडिकेशन ओवर यूज़ हेडेक होता है। कॉमन कल्प्रिट इसमें कंपाउंड एनाल्जेसिक हैं, जिनमें यानी कोडेन पड़ा हुआ होता है, या जिन ड्रग्स में ओपिएट भी पड़े हुए होते हैं, और ट्रिप्टन से भी होता है। टिपिकली महीने में 10 से 15 बार अगर ये खाते हैं पेशेंट्स तो उनको ये हो जाता है। ठीक है, तो इसकी मैनेजमेंट क्या होती है, बस उस ऑफेंडिंग एनाल्जेसिक को अवॉइड किया जाए। पेशेंट को हम बताएंगे कि इनिशियल इफ़ेक्ट जो है वो एक्सरबेशन होगी हेडेक की, भाई आप ना खाएं लेकिन आपको इससे हेडेक हो सकता है एक्सरबेट, लेकिन वो बर्दाश्त करना होगा। और माइग्रेन प्रोफाइलेक्टिक्स हम दे सकते हैं रीबाउंड हेडेक के लिए, वो मिटिगेट करेंगे रीबाउंड हेडेक को। ठीक है, अगर हम उनकी छुड़वा रहे हैं एनाल्जेसिक तो उनको फिर माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस दे सकते हैं, जो मैंने आपको सारी समझाई। रिलैप्स रेट भी उसमें हाई है, और पेशेंट को सिग्निफिकेंट सपोर्ट की ज़रूरत होती है टू विथड्रॉ फ्रॉम द एनाल्जेसिया, उनको एनाल्जेसिक छोड़नी होगी। अ थोरो एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैराडॉक्सिकल कॉन्सेप्ट इज़ क्रूशियल फॉर सक्सेसफुल मैनेजमेंट। दैट्स इट।